कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? वैद्युत अपघटनशील पढ़ रहे थे। वैद्युत अपघटनशील में हम लोगों ने इसके बारे में जाना था, वैद्युत अपघटनशील क्या होता है, उसकी क्रियाविधि को सीखा था। ठीक है ना? अब ध्यान दो, क्रियाविधि के बाद यहां पर कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? अपचयन की क्रिया होती है। देखो ध्यान से, ये सब पॉइंट सब सीखते रहो। कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? अपचयन की होती है। अच्छा, कैथोड पर अपचयन की क्रिया कैसे होगी? ये देखो, ये क्या कर रहा है? सोडियम प्लस है, मान लो NaCl की अगर हम लोग बात करें, तो वैद्युत अपघटन पदार्थ हमारा NaCl हो, है ना? क्या हो गया? सोडियम प्लस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ये किस में बदल जाएगा? सोडियम धातु में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2Na प्लस 2Na। क्यों 2 लिखा हूं अब इसको बताता हूं। ठीक है, यहां पे ये कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? अपचयन की। तो एनोड पर कौन सी क्रिया होगी? क्या हम लोग पढ़े थे, येलो ये लोन वाला कंडीशन, है ना? एनोड पर कौन सा होता है? ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर कौन सा होता है? ये चीज यहां भी होता है। यहां डिफरेंस किसका होता है? प्लस और माइनस का। कि जो हमारा प्लस वाला होता है, वहां पे प्लस वाला किससे जुड़ा होता है? नहीं, एनोड बोला जाता है, कैथोड बोला जाता है। प्लस वाला कैथोड से। अरे यहाँ लिखा है निगेटिव वाला एनोड कहलाता है, निगेटिव वाला। और यहाँ जो होता है, हाँ यहाँ निगेटिव, यहाँ जो प्लस वाला होता है वो एनोड कहलाता है। उसका उल्टा चलता है, यही चीज आपको लिखवाया गया है इसमें। कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, एनोड पर कैसी क्रिया होती है? एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ठीक है, तो NaCl है, तो क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्लोरीन गैस बना देता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। 2Cl। ध्यान दो, मैं यहाँ पे 2 क्यों लगाया हूं? क्योंकि कारण ये है कि हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? अब क्लोरीन गैस माने क्या? Cl नहीं होता है, ये तो क्लोरीन है, इसको क्लोराइड पढ़ते हैं, है ना? ये क्लोरीन है, क्लोराइड है, ये Cl2 गैस है। पता है यहाँ पे जब हम लोग ये ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया कराते हैं, जहाँ से क्लोरीन गैस निकलती है, जब क्लोरीन गैस निकलती होगी तो वहाँ पे Cl2 होता होगा। अगर हम इसको 2 करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और यही 2 इलेक्ट्रॉन का वो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। समझ ना? जो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, अगर मैं सोडियम अकेला कर दूं तब तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन को लगाया, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन का ये ग्रहण भी कर सके और 2 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग भी कर सके। ठीक, बैलेंसिंग के लिए लगाया गया है। तो मेरा मतलब क्या है कि कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? अपचयन की क्रिया होती है, ये अपचयन की क्रिया को दिखाया गया है। एनोड पर कौन सी क्रिया होती है? अपचयन की क्रिया, ऑक्सीकरण दिखाया गया है। समझा? ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और ऑक्सीकरण में क्या होता है? सॉरी यार, अपचयन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी ऑक्सीकरण में बाहर इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक, इस प्रोसेस को आगे लिख लो आप लोग, उसी में एरो दे करके। वैद्युत अपघटनशील के गुण, वैद्युत अपघटनशील के गुण, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? ठीक है ना, गुण क्या क्या होते हैं? तो पहला गुण क्या समझना है? वैद्युत अपघटनशील के गुण है। तो वैद्युत अपघटनशील में हम लोगों ने देखा कि जो धन वाला था, धनात्मक टर्मिनल, वो किससे जुड़ा था? एनोड से। किससे जुड़ा था? यहाँ पे हम लोग एनोड और कैथोड का प्रयोग किए थे, इसको हम लोग एनोड बोल रहे थे, इसको हम लोग कैथोड बोल रहे थे। तो जो धन वाला टर्मिनल होता है
है ना, वो किससे जुड़ा होता है, यानी एनोड कहलाता है। धनात्मक टर्मिनल एनोड कहलाता है, एनोड कहलाता है। जबकि जबकि ऋणात्मक टर्मिनल कैथोड कहलाता है। ठीक है, धनात्मक टर्मिनल एनोड कहलाता है, जबकि ऋणात्मक टर्मिनल क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। आपको लिखवाया गया है। दूसरा आपको ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पर विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है, यहां पर अभिक्रिया के लिए विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। यहां अपघटन के लिए विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक, तीसरा ये समझ रहा ना, ये भी हम लोग जाना है। यहां पर लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को देते हैं सेल को। ठीक है, और क्या, इसमें लवण सेतु का प्रयोग होता ही नहीं होता है, लवण सेतु का प्रयोग होता ही नहीं होता है। लवण सेतु जानते हो नहीं, हाँ, साल्ट ब्रिज, उसमें देखो हम लोग 2 कंटेनर लिए थे ना, ऐसे एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। यहां पर हम लोग एक लगाए थे, इसको ऐसे जोड़े थे, याद करो, वो चीज यहाँ नहीं है। अर्थात यहाँ पे साल्ट ब्रिज का प्रयोग, इसमें लवण सेतु का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं होता। ये सब क्या है, गुण है। मतलब यहाँ धनात्मक टर्मिनल एनोड कहलाता है, जबकि ऋणात्मक टर्मिनल कैथोड कहलाता है। और यहाँ अपघटन के लिए क्या होता है, विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। साथ ही साथ यहाँ पे कोई साल्ट ब्रिज का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, ये इसके क्या है, वैद्युत अपघटनीय सेल के गुण है। ये गुण जो होते हैं उसका उल्टा होते हैं, ये भी ध्यान रखना है ना। जो हमारे पास विद्युत रासायनिक सेल था उसमें उल्टा कहानी चल रही थी। पहली चीज ये नहीं था, दूसरा वहां विद्युत ऊर्जा हम लोग प्राप्त कर रहे थे, न कि दे रहे थे, है ना। वहां पे हम लोग सेल का प्रयोग करके क्या करते, अपने बल्बों को जलाते थे। यहाँ पे क्या था, धनात्मक टर्मिनल एनोड कहलाता है, वहां पे धनात्मक टर्मिनल क्या कहलाता था, कैथोड कहलाता था। याद करो, ठीक है ना। वहां पे क्या कहलाता है, यहाँ देखो लोड एनोड, एनोड वाला क्या होगा, निगेटिव होगा, एनोड वाला क्या होगा, और यहाँ एनोड वाला क्या है, पॉजिटिव है। समझा ना, ये उल्टा चलते हैं पूरा पूरा, इसलिए इसको लिखवाया हूं मैं। लिख लो इसको आप लोग कॉपी में। वैद्युत अपघटन सेल के गुण, धनात्मक टर्मिनल ऋणात्मक हो जाएंगे, उसके बाद अपघटन के लिए विद्युत ऊर्जा देनी पड़ेगी, लवण सेतु का प्रयोग नहीं होता है। कब हो गुण होगा, तो करे जल्दी। तो इसमें अपघटन की क्रिया स्वतः नहीं होती, इसको भी जानते रहना। और उसमें क्या होता था, रासायनिक सेल वाले में, वहां पे हम लोग अगर बल्ब को लगाते थे तो अभिक्रिया अंदर ही अंदर स्वतः होती थी और हमको ऊर्जा मिलती रहती थी, लेकिन अब सेल धीरे धीरे डिस्ट्रॉय भी होता रहता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ हमको अपघटन के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमको बाह्य स्रोत से ऊर्जा देनी पड़ेगी। और जैसे ऊर्जा देना बंद करोगे, अपघटन की क्रिया बंद भी हो जाएगी। समझा। अब देखो इसका उपयोग कहां कहां करते हैं, थोड़ा इसका उपयोग समझ लेते हैं। इसका उपयोग कहां कहां करते हैं, ध्यान दो, इसका उपयोग कहां करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे हम लोग, ए बाबू सुनो इधर, हम लोग क्या लिए थे, 2 इलेक्ट्रोड लिए थे, यहाँ पे विद्युत अपघट्य पदार्थ भरे हुए थे, ठीक है, ऐसा कुछ। जब यहां से हम लोग क्या करते थे, बैटरी जनरेट करते थे, तो धारा बहती थी, और जो हमारे ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, जो हमारा विद्युत अपघट्य पदार्थ होता था उसमें क्या पैदा हो जाते थे, आयन पैदा हो जाते थे, है ना। यहाँ के क्या पैदा होते हैं, प्लस और माइनस, और तुरंत ये प्लस माइनस कहाँ जाना शुरू करते हैं, विपरीत प्लेटों पर जाना शुरू करते हैं। तो ये प्लस वाला कहाँ भागेगा, इस पर भागेगा, ये क्या कहलाता है, कैथोड, क्या कहलाता है, और ये वाला क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। तो प्लस वाला कैथोड की तरफ भागेगा, माइनस वाला
एनोड की तरफ भागेगा। अब ध्यान दो, जब ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, इस दौरान होता क्या है? इस दौरान अभी आपने देखा कि सोडियम, ध्यान समझो जी, NaCl, NaCl में अभिक्रिया जब हुई थी ऑक्सीकरण की और अपचयन की, तो हम लोगों ने क्या देखा था? Na प्लस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था? ग्रहण कर रहा था, और अपने आप को किस में चेंज कर ले रहा था? सोडियम धातु में चेंज कर रहा था। ये सोडियम धातु है, मेटल है। मतलब हम क्या कर सकते हैं? वैद्युत अपघटन की क्रिया के द्वारा हम धातुओं का रिफाइनिंग कर सकते हैं। रिफाइनिंग का मतलब निष्कर्षण भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें शुद्ध धातु, जैसे हम लोग देखो यहां नमक से हम लोग सोडियम बना लिए। नमक था हमारे पास, नमक एक दूसरा मटेरियल है और सोडियम एक दूसरा मटेरियल है, तो नमक से हमने क्या प्राप्त कर लिया? ऐसे ही हमारे पास Fe2O3 मान लो है, फेरिक ऑक्साइड इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, जो जंग लगा होता है ना, Fe2O3। ये क्या करता है? इसको अगर हम लोग क्या करें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराएं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराएं, तो यहां से क्या बन जाएगा? लोहा पैदा हो जाएगा, आयरन बन जाएगा हमारा। समझ रहा ना? तो मतलब मेरा ये है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे MgCl2 है या ZnSO4 है ना, एक अच्छा है, ये जिंक सल्फेट है, विद्युत अपघट्य पदार्थ है। हम लोग यहाँ से क्या प्राप्त कर सकते हैं? जिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ से हम लोग जैसे ये सब हमारे पास प्राप्त है, जिनसे हम लोग धातुएं प्राप्त कर सकते हैं, रिफाइनिंग कर सकते हैं, ठीक। किसके द्वारा? अपघटन की क्रिया द्वारा, ठीक है ना। तो उपयोग में हम लोग लिखेंगे पहला, अपघटन की क्रिया द्वारा हम धातुओं को क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते। एक बात और समझो, हम लोग अभी जानते हैं, अभी कोरोना में ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ी थी। किसकी? ऑक्सीजन की। तो पता है हम लोग पानी की सहायता से विद्युत अपघटन की क्रिया करा करके हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? पानी की सहायता से हम लोग हाइड्रोजन गैस भी बना सकते हैं और ऑक्सीजन भी बना सकते हैं। किसकी क्रिया द्वारा? वैद्युत अपघटन की क्रिया के द्वारा। तो इसका एक बहुत बड़ा उपयोग है हमारा, कि हमें अगर ऑक्सीजन बनाना हो पानी से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पानी से अगर ऑक्सीजन बनाना हो, जैसे मान लो हमको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? पानी से क्या बना लेंगे? ऑक्सीजन बना लेंगे। कौन से प्रोसेस का यूज करके? इसमें करते क्या है? वही कंटेनर लेंगे, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे पानी भर देंगे, है ना, धातुओं का प्रयोग किए रहेंगे। तो क्या होगा? जब यहाँ पे करंट पास करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? पानी जो होगा वो दो भागों में टूट जाएगा, और एक का अपचयन होगा और एक का ऑक्सीकरण होगा। इस दौरान क्या होगा? यहाँ से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मेरा मतलब ये है कि पानी की सहायता, पानी से हम लोग क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो लिखोगे वैद्युत अपघटन की क्रिया द्वारा हम पानी से क्या प्राप्त कर सकते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि ऑक्सीजन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, तो अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो आप इस प्रोसेस से बना सकते हैं। कभी कभी आप लोग देखे होंगे किसी विलयन में, अगर आप शॉर्ट सर्किट करो, करंट पास करो, शॉर्ट सर्किट करो, तो वहां आपको देखने को मिलेगा वहां पे तमाम प्रकार की गैसें निकलती हैं। या तार ही देखो, तार वायर अगर शॉर्ट करते हैं तो वहां से क्या होती है? गैसें रिलीज होती हैं। नहीं देखे हो? कार्बन वगैरह, है ना। तो ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे पानी से अपघटन की क्रिया द्वारा
क्रिया द्वारा क्या प्राप्त करते हैं? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ध्यान दो, अभी तक हम लोगों ने वैद्युत अपघटनी सेल में वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ा, उनकी क्रिया विधि को पढ़ा, फिर उसके बाद उनके गुण को पढ़े, फिर उसके उपयोग को पढ़े हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल के उत्पाद को। कितना लिखिएगा? उपयोग बहुत है ना। अब आगे हम लोग लिखेंगे वैद्युत अपघटनी सेल के उत्पाद, प्रोडक्ट। वैद्युत अपघटनी सेल के उत्पाद, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सेल। इसमें दो ठो हमारा क्या इलेक्ट्रोड लगे हैं। अगर यहां हम NaCl लिए हैं, ध्यान से सब लोग ध्यान से सुनो, मैं यहां लिखा हूं वैद्युत अपघट्य पदार्थ की प्रकृति, मतलब जैसा तुम वैद्युत अपघट्य पदार्थ लोगे वैसा तुम्हें उत्पाद मिलेगा। अब कैसा लोगे? मान लो हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ NaCl ले लिए, यहां से हम कौन सी धातु पाएंगे? कौन सी धातु पाएंगे? सोडियम पाएंगे। तो चलो बा, ठीक है ना। अगर हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ में अगर हम वैद्युत अपघट्य MgSO4 ले लें तो हमको कौन सी धातु मिलेगी? Mg मिलेगी। अगर हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ में कैल्शियम सल्फेट ले लें तो हमको क्या मिलेगा? कैल्शियम मिलेगा। मतलब जो प्रोडक्ट है हमारा वैद्युत अपघटनी सेल का, ठीक है, अगर हमें उत्पाद प्राप्त करना होगा तो वह डिपेंड करता है कि आप विद्युत अपघट्य पदार्थ कौन सा लियो। जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ आप लिए रहोगे उसी का आपको क्या मिलेगा? बोलो भाई, उसी का जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होगा, जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होगा उसी का धातु प्राप्त होगा। ठीक है, जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होगा उसी का क्या होगा? धातु प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट समझ गए ना? जैसे आप लिखना चाहो लिख सकते हो, NaCl से क्या प्राप्त कर सकते हैं आप? सोडियम धातु। ऐसे ही MgSO4 से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? Mg धातु प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ये सब क्या है? ये हम इन सब प्रोडक्ट कंपाउंडों से हम धातुओं का निष्कर्षण कर सकते हैं। कौन सी क्रिया के द्वारा? दूसरा हाँ सिले इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करता है। पता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड माने हम लोग जो ये इलेक्ट्रोड से निर्मित किए होते हैं, मतलब डुबाए होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोड कभी कभी हम लोग क्या लगा देते हैं, अगर मान लीजिए हम ऐसा इलेक्ट्रोड लगा दें जो हाइड्रोजन, मतलब हमारे हाइड्रोजन के नीचे पाए जाते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन के नीचे पाए जाते हैं, जैसे मान लो चांदी और सोना, अगर आप सिल्वर का लगा दिया, गोल्ड का लगा दिए, तो ये तो अभिक्रिया नहीं करेंगे हमारे वैद्युत अपघट्य पदार्थ से। यहाँ जो भरा होगा क्या इसे क्रिया करेंगे? क्या ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यह हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहाँ पाए जाते हैं? नीचे पाए जाते हैं। किसके नीचे? हाइड्रोजन के नीचे पाए जाते हैं, और इसलिए क्रिया नहीं करते हैं। तो ध्यान देना, वैद्युत अपघटनी सेल में जो उत्पाद होगा वो इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा कि आप इलेक्ट्रोड किस चीज का लगाए हो। अगर आप अच्छे इलेक्ट्रोड लगाए होंगे तो क्रिया अच्छी होगी और आपको धातुएं प्राप्त होंगी। ठीक, इसको भी जानते रहिएगा। तीसरा पॉइंट इसमें समझना है, तीसरा मारा फिर मारा वो देख ले, जैसे मैं कैसे किया हम देखे लगे धरा लिया, मारना कुछ किया है। काहे ऐसे किया? काहे? अच्छा, झूठे उड़ावत है, तुम मीडिएटर हो गया। तो लगे घर शिकायत जाए नहीं गया। अब वहीं बैठ लगाओ थे फोन, तो है सामने, टेंशन मत लो। हाँ, लापरवाही करो तो घर सब फोन जाए। हाँ क्या बात करते हो तुम? नहीं हो गए बीचों में माँ कलम ले दे थे का गुड रहा है। हम सब देख इलेक्ट्रोडों की, तब अगर सुधरना हो सुधर जाओ, नहीं फिर फंस जाओगे बाबा।
यहाँ तो मरबे करें, घर में मराओगे। ये जान लो। और वहां अगर वहां नहीं पीटेंगे, यहाँ मैं पीटूंगा। अगर वहां लोग ढिलाई कर दिए, दया दिखाने लगे कि बेटवा हमारा है, तो यहाँ तो कूट दिए जाओगे। ठीक है ना। और यहाँ पे कोई भी व्यवस्था काम नहीं करेगी। सर ना, हाँ ये बात जानते रहो। ठीक है। और मार मत खाओ यार तुम लोग मेरे हाथ से। नहीं बाद में मिलोगे, जैसे मान लो 10 साल बाद मिलोगे यहीं पे, और मार मार मारी रही। प्रकृति, इलेक्ट्रॉनों को भी प्रकृति पर डिपेंड करेगा। ये तो दो चीजों पर डिपेंड किया। पहला ये वाला है वैद्युत अपघटन पदार्थ की प्रकृति। उत्पाद मतलब क्या समझ रहे हो? वैद्युत अपघटनीय सेल का जो उत्पाद है वो किस पर निर्भर करता है। पहला किस पर निर्भर करेगा? पदार्थ की प्रकृति पे। कौन से पदार्थ? वैद्युत जो आप लिक्विड वहां पे लिए हो। ठीक। दूसरा क्या? इलेक्ट्रोडों की प्रकृति। तीसरा यहां लिखे जा रहे थे, हाँ, तीसरा आक्सीकारक व अपचायक पदार्थ पर। मतलब यहाँ पे आक्सीकारक पदार्थ कौन सा लिए हैं, अपचायक पदार्थ कौन सा लिए हैं, उस पर निर्भर करेगा। 3 चीज याद रखो आप लोग। पहला, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों है। ठीक है ना। क्या क्या? वैद्युत अपघटन पदार्थ की प्रकृति, और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोड की प्रकृति। ठीक है ना। तीसरा हमारा जानते रहना आक्सीकारक अपचायक, वही है। ये तीनों आप लोग लिख लो फिर से। वैद्युत अपघटनीय सेल के उत्पाद हो गए। अब बचा फैराडे का नियम। इसमें बड़ा लंबा टॉपिक है ये, अपघटनीय सेल।